दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। तेजश्री हैरान की हैरान खड़ी हो गई। उसे विशेष दवाई की असलियत नहीं स्वीकारनी थी, पर देविका की चाल का सामना करना मुश्किल था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? देविका मौर्य तो मौर्य खानदान की पोती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसे उस विशेष दवाई बनाने का तरीका पता हो। उसका ये दवाई बनाना असंभव था। ऊपर से उसने सिर्फ आधे दिन में ये विशेष दवाई बना ली थी। पहले से ही विशेष दवाई को आधे दिन में बनाना असंभव था और देविका ने उसकी 2 बोतलें बना ली थी। तुम्हारा दवाई बनाने का कमरा बहुत पुराना हो चुका है और इसी की वजह से दवाई बनाते समय मुझे ज्यादा समय लग गया। देविका ने राजकुमार अर्णव को शिकायत की, क्योंकि दवाई का कमरा बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसमें की बहुत सारी चीजें काम नहीं कर रही थी। अगर सब कुछ सही से काम कर रहा होता तो देविका ने 2 नहीं, विशेष दवाइयों की 5 बोतलें बना ली होती। राजकुमार अर्णव को तेजश्री की कही उस बात पर हंसी आ रही थी कि विशेष दवाई बनाने के लिए 3 से 5 दिनों का समय लगता है और देविका ने तो आधे दिन में ही विशेष दवाई की 2 बोतलें तैयार कर दी थी। घाव पर नमक लगाने के लिए अब देविका उन्हें कह रही थी कि उनका दवाई बनाने का कमरा टूटा फूटा था। अगर ऐसा ना होता तो वो दवाई की 2 नहीं 5 बोतलें तैयार कर चुकी होती। वो बस तेजश्री को ये कहना चाह रही थी कि वो उससे कहीं ज्यादा काबिल है। ये मासूम सी लड़की तेजश्री के चेहरे पर 2 और थप्पड़ मार चुकी थी। इतने जोर से थप्पड़ पड़े थे कि किसी भी इंसान को आसानी से सुनाई देते। राजकुमार अर्णव आखिरकार समझ ही गए कि देविका विशेष दवाई का इतना तिरस्कार क्यों कर रही थी। देविका, तुम्हें ये विशेष दवाई बनाने का तरीका कैसे पता चला? तेजस्वी को आज से पहले इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। उसकी इतनी बेइज्जती भी आज से पहले किसी ने नहीं की थी। देविका ने शांति से जवाब दिया, तुम्हें इन दवाइयों को बनाने के लिए किसी तरीके की जरूरत है। इनकी खुशबू से ही पता लग जाता है कि इसे किस तरह से बनाया गया है। तेजस्वी का गुस्सा बढ़ता ही गया। हम तो बस मजाक कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। राजकुमार तरुण ने अचानक से बोला। उसे समझ आ गया था कि उनकी काफी बेइज्जती हो चुकी है और अगर वो लोग यहाँ ज्यादा देर रुके तो फिर उनकी और बेइज्जती हो जाएगी। इतनी भी जल्दी क्या है तरुण? अब तक तो तेजस्वी ने इन दवाइयों की असलियत भी नहीं बताई है। राजकुमार अर्णव ने ठान लिया था कि वो राजकुमार तरुण को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। तेजस्वी ने गुस्से भरी आंखों से देविका को घूरा। उसने ये शब्द ढूंढने की बहुत कोशिश की और आखिरकार बोली, ये दवाई विशेष दवाई ही है। ऐसा लगा कि उन शब्दों ने तेजश्री के शरीर में से सारी ताकत निकाल ली थी और वो लड़खड़ाकर वहीं गिरने लगी। तेजश्री! राजकुमार तरुण जल्दी से उसे पकड़ने के लिए भागे। अब हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। तेजश्री की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, हम किसी और दिन मिल लेंगे। राजकुमार अर्णव के जवाब के लिए रुके बिना ही राजकुमार तरुण तेजश्री को लेकर चले गए। वो नौकर जिसके हाथ में हीरे जवाहरात की थाली थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी राजकुमार तरुण और तेजश्री का पीछा करने लगा। जब सब लोग उस कमरे से जा चुके थे, राजकुमार अर्णव को अपनी हंसी रोकी नहीं गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। देविका, 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 तुम हर वक्त मुझे हैरान कर देती हो। जिस तरह से तुमने मेरे भाई और तेजस्वी की बेइज्जती की है ना, वो सच कहूँ तो देखने लायक थी। तुमने सच को अपने तक ही रखा जब तक उन्होंने गलती नहीं की, और फिर तुमने जो धमाका किया ना, मानना पड़ेगा देविका, वो बहुत अच्छी चालाकी थी। देविका ने राजकुमार अर्णव को हंसता हुआ देखा और सोचा, चालाकी? मैंने तो कोई चालाकी नहीं की। जो बेइज्जती तेजश्री और राजकुमार तरुण की आज हुई थी, वो सब उनका ही किया धरा था। जैसी करनी वैसी भरनी। पर तुमने आज जो कुछ भी किया है, वो लोग उसका बदला लेकर ही मानेंगे। राजकुमार अर्णव ने देविका को चेतावनी देते हुए बोला। वो तो होना ही है। देविका की आंखों में गुस्सा था। शहद वाली वाइन के पालन पोषण से बर्फीले कमल के बीच से अब फूल आने लगे थे। देविका का कमरा हर वक्त कमल की और शहद वाली वाइन की मीठी खुशबू से महका रहता था। जब देविका सोती थी तब भी वो खुशबू से आत्मिक शक्ति से उत्तेजित करती थी। पौधों के संबंधी आत्माएं लोगों को बेकार लगती थी, पर उन्हें तैयार करने के तरीके और भी बेकार होते थे। 2 हफ्तों के अंदर अंदर देविका के शरीर में आत्मिक शक्ति भर चुकी थी। अपनी हथेली पर लाल चमक को देखकर देविका ने आखिरकार अपनी आंखों में थोड़ी सी खुशी झलकने थी। इस दुनिया की संबंधी आत्माएं 7 अवस्था में वर्णित की जाती हैं। ये 7 अवस्थाएं इंद्रधनुष के रंग के हिसाब से तय की जाती थी। संबंधी आत्मा को तभी तैयार किया जा सकता था जब वो 20 साल की उम्र में पहली बार दिखाई देती थी। मतलब कोई भी इंसान 14 साल की उम्र में ही अपनी भी तैयारी शुरू कर देता था। उसके लिए लोगों को अपने शरीर का इन तैयारियों के साथ साधन करना पड़ेगा। पहले वाली देविका ने बहुत कष्टों के साथ अपने शरीर को उसकी संबंधी आत्मा के आने के समय के लिए तैयार किया था। 20 साल की उम्र के बाद लोगों को संबंधी आत्मा पर अपनी आत्मिक शक्ति के लिए निर्भर होना पड़ता था। जैसे जैसे आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती थी, आत्मा उसे और सोख लेती थी और आत्मिक शक्ति और बनती थी। आत्मिक शक्ति और संबंधी आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर थे। जब कोई साधारण इंसान अपनी आत्मिक शक्ति को विकसित करना शुरू करता है
तो उसके शरीर में भी उस आत्मिक शक्ति का कुछ अंश रह जाता है। इस शक्ति को प्रकट करने के लिए ही कुछ 6 महीने लग जाते थे, पर देविका ने तो ये सारा काम सिर्फ आधे महीने में ही पूरा कर लिया था। अगर किसी को भी ये बात पता चल जाती तो वो इंसान हैरान का हैरान रह जाता। देविका ने सब कुछ वापस ले लिया और उसकी हथेली पर से लाल चमक गायब हो गई थी और उसी वक्त किसी ने उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। जब से उसने ये शक्ति को तैयार करना शुरू किया था, उसकी सुनने की शक्ति बढ़ गई थी। अंदर आओ। दरवाजा खुला और वहाँ अशोक खड़ा हुआ था। गौरव मौर्य जी को आपसे मिलना है। ठीक है। अशोक देविका को जमीन के नीचे बने ट्रेनिंग के मैदान पर ले गया। वो काफी महंगा मैदान था और काफी प्रेरणादायक लग रहा था, क्योंकि उसके चारों ओर बस हथियार लगे हुए थे। मैदान के बीचों बीच एक अकेला इंसान खड़ा था और अपनी तलवारबाजी की कला को सुधार रहा था। उनके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। उनका तलवार चलाना काफी तेज और बिना किसी गलती के था। चाचा जी, देविका ने गौरव मौर्य को बुलाया। जैसे ही गौरव मौर्य ने देविका की आवाज सुनी, उन्होंने तलवार वापस अपने म्यान में रख दी और उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। तुम आ गई देविका। देविका ने जल्दी से गौरव मौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा इंसान जो अपाहिज हो चुका था और मृत्यु के काफी करीब था, अब अपनी तलवारबाजी की तैयारी कर रहा था। जब से गौरव मौर्य को पता चला कि वो खड़े हो सकते थे, उन्होंने चुपके से ही तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि आज का मौसम काफी सुहाना है और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी प्यारी भांजी इस सुहाने मौसम में मेरा साथ दे। गौरव मौर्य विनम्रता से मुस्कुराए और तलवार अशोक के हवाले कर दी। देविका में गौरव मौर्य से बातचीत करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। साफ कपड़े पहनने के बाद गौरव मौर्य ने फिर से अपनी बैसाखी का सहारा लिया था। अशोक ने फिर गौरव मौर्य और देविका को घोड़ा गाड़ी तक पहुंचाया। घोड़ा गाड़ी चलने लगी, लेकिन देविका को शहर की हलचल में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। पूरे समय उसकी आंखें नीची थी और वो अपनी काली बिल्ली को प्यार कर रही थी। देविका को इस तरह से देखकर गौरव मौर्य कुछ उदास और परेशान हुए। वो बचपन से ही ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, पर देविका जैसी होनहार बच्ची को इतना चुपचाप देखकर किसी को भी उदासी और परेशानी महसूस होगी। कुछ समय बाद घोड़ा गाड़ी रुकी और अशोक ने गौरव मौर्य को नीचे उतरने में मदद की। देविका भी उनके पीछे पीछे नीचे उतरी। घोड़ा गाड़ी से उतरने के बाद देविका ने देखा कि वो लोग कहाँ पहुँचे हैं। पीछे मुड़कर देखने के बाद वो चौंक गई। बस कुछ ही दूरी पर एक सेना खड़ी थी। देविका ने वापस मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि वो लोग शहर से काफी दूर आ चुके थे। अनजाने में घोड़ा गाड़ी ने उन्हें शहर के बाहर लाकर छोड़ दिया था। मौर्य परिवार उनकी सेना के लिए जाना चाहता है। मौर्य खानदान की बेटी होने के नाते तुम्हें कभी न कभी यहाँ आना ही पड़ेगा। देविका मौर्य ने अपनी बैसाखी में खड़े होकर कहा। उनके पीछे अशोक भी चल रहा था। देविका मौर्य जी, आप प्लीज मेरे साथ आइए, अशोक ने कहा। मौर्य सेना सबसे भयंकर और निर्दयी सेना थी। उन्होंने अपना बल बहुत से युद्ध में साबित किया हुआ था। उनकी काफी इज्जत थी। उन्होंने बहुत सालों से एक भी दुश्मन को शहर की सीमा रेखा पार नहीं करने दी। पिछले कुछ सालों से शहर एकदम सीमा रेखा पर था। महाराज के किसी भी तरह के संदेह से बचने के लिए मौर्य अर्जुना ने सेना में बहुत से जवानों को वापस भेज दिया था। उन्होंने अपने परिवार को भी शहर के अंदर रहने के लिए कह दिया था, ताकि वो उनके नाक के नीचे रह सके और कोई लड़ाई की गुंजाइश ही न हो। सबको पता था कि सिर्फ मौर्य परिवार के उत्तराधिकारी ही मौर्य सेना को आदेश दे सकते थे। देविका पहली बार मौर्य सेना के घर के पास आई थी। दोपहर का समय था और सूरज सर के ऊपर ही था। इतनी कड़कती धूप में सिर्फ जवानों का एक ही ग्रुप पहरा दे रहा था और बाकी की सारी जगह एकदम शांत थी। अशोक के पीछे पीछे अब देविका सैनिकों के घर के एकदम अंदर आ चुकी थी। देविका ने एकदम शांति के साथ अशोक का पीछा किया। वो अपने आजू बाजू की सारी चीजों को एकदम ध्यान से देख रही थी। बाहर भी सिर्फ कुछ सैनिक ही थे और यहाँ पर तो एक भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि मौर्य सेना कहीं गायब हो चुकी थी। जैसे ही देविका ट्रेनिंग मैदान में पहुंची, वो चौंक गई। यहाँ पर सैनिकों की कतार पर कतार थी। उनके पास सारे जरूरी हथियार थे और वो लोग कड़कती धूप में प्रैक्टिस कर रहे थे। ये हमारे परिवार की सेना है और ये हमारी सबसे तेज तलवार है। देविका, हमेशा याद रखना कि ये तलवार मौर्य परिवार के साथ रहकर ही चलाई जा सकती है। गौरव मौर्य एकदम गर्व के साथ बोले, मौर्य परिवार का सबसे ताकतवर हथियार उनकी सेना ही हो सकती है। इसी सेना ने तो उन्हें सालों से सुरक्षित रखा हुआ है, पर इसी सेना की वजह से महाराज उन पर संदेह भी कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ।